वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। क्या कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसका बिहेवियर कभी भी सडनली ही चेंज हो जाता हो? एक पल में चार्मिंग और पीसफुल लगते हो, लेकिन अगले ही पल गुस्सा और नफरत से भर जाते हो। या कोई ऐसा जो इतना डरा रहता हो कि घर से बाहर निकलने से भी डरता हो। या कोई ऐसा जो हमेशा ऑब्सेस रहता हो ऑर्डर और कंट्रोल के साथ। हाँ, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ आपकी खुद की पर्सनैलिटी आपके खिलाफ काम करती हो, जहाँ आपकी सोच और आपका बिहेवियर रिश्तों को ख़त्म कर देता हो, सक्सेस को रोकता हो और लाइफ को परेशानियों से भर देता हो। ये सिचुएशन एक्चुअल में लाखों लोग डेली बेसिस पर फेस करते हैं अपनी लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्ट्रगल की जो हज़ारों लोग हर रोज़ फेस करते हैं। ये स्ट्रगल उनके रिलेशनशिप, उनकी जॉब्स और उनके खुद के सेंस ऑफ सेल्फ को अफेक्ट करती है। मैं बात कर रही हूँ मेंटल डिसऑर्डर्स की। ये कंडीशन दुनिया भर में हज़ारों लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी लोग इस प्रॉब्लम को निगलेक्ट करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स वो मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो अनहेल्दी थॉट्स और बिहेवियर के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को इन्वॉल्व करती है। ये पैटर्न्स इतने डीपली इनग्रेन होते हैं कि लाइफ के हर पहलू में असर डालते हैं। समझने के लिए कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को समझते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमेशा परफेक्शन में बिलीव रखता हो, जिसे हमेशा कंट्रोल चाहिए और ऑर्डर और क्लीनिनेस से ऑब्सेस रहता हो। ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। अब एक और इंसान को इमेजिन करिए जो हमेशा दूसरों पर शक करता हो, सोचता हो सब उसके खिलाफ हैं और इसको फॉलो करते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। ज़रा सोचिए आपके माइंड को एक गार्डन की तरह। अक्सर गार्डन में वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं जो साथ में ग्रो करते हैं और एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। अब सोचिए एक गार्डन जहाँ कुछ प्लांट्स वाइल्ड ग्रो करते हैं, बाकी प्लांट्स को ओवरशैडो और उनकी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। ये अनरूली प्लांट्स रिप्रेजेंट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को। गार्डन को डोमिनेट करते हैं और बाकी प्लांट्स को ग्रो और फ्लोरिश होने से रोकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2019 में लगभग 970 मिलियन लोग यानी हर 8 में से एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर के साथ जी रहा है। इसमें से 301 मिलियन लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का सामना करते हैं, 40 मिलियन लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, 24 मिलियन लोग सिजोफ्रेनिया से प्रभावित हैं, 14 मिलियन लोग ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और 40 मिलियन लोग कंडक्ट डिसोशियल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2020 में एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोगों की संख्या 26 और 28% बढ़ गई है। इन देशों में सबसे ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स के मामले पाए गए हैं, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर है। एंड कोविड-19 पैंडेमिक के कारण यहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन 25% बढ़ गया था। चाइना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, इंडोनेशिया मेंटल डिसऑर्डर के मामले में चौथे नंबर पर आता है और रशिया 5वें नंबर पर आता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन डिसऑर्डर्स की शुरुआत होती कहाँ से है और ये डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं। रिसर्च दिखाती है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, अब्यूज़, पास्ट और फैमिली डायनेमिक भी एक रोल प्ले करती है। थिंक अबाउट अ चाइल्ड जो एक ऐसे हाउस होल्ड में बड़ा हुआ है जहां उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज, बिलिटिल और वर्थलेस फील कराया गया है। ऐसे इंसान पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हैं by the way of coping with trauma and abuse. There are several types of mental disorders.
but these 14 are more prominent in people. First one है personality disorder, second dissociative disorder, third anxiety disorder, fourth mood disorders, fifth trauma related disorders, sixth neurodevelopment disorder, seventh psychotic disorder, eighth eating disorder, ninth substances related disorder, 10th sleep disorder, 11th sexual dysfunction disorder, 12th gender dysphoria, 13th disruptive behavior disorder, and 14th last learning disorder. ये सब अलग अलग ग्रुप हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के ऑन द डिफरेंट बेसिस। आज हम इन्हीं में से एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर पर फोकस करेंगे जो हमारे सोचने, फील करने और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका बदल देते हैं। एंड मैं बात कर रही हूँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। ये डिसऑर्डर्स हमारे माइंड में अलग अलग स्ट्रॉम जैसे होते हैं। हर एक का अपना यूनिक स्टाइल और चैलेंजेस होते हैं। क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स मिस्टीरियस फॉग की तरह होते हैं, क्लस्टर बी के ड्रामेटिक हरिकेन जैसे, और क्लस्टर सी के एंसियस ड्रिजल जैसे। हर टाइप का अपना इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप पर, काम पर और डेली लाइफ पर। क्लस्टर ए के डिसऑर्डर लोगों को थोड़ा डिटैच या सस्पिशियस बना देते हैं, जैसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और क्लस्टर बी के डिसऑर्डर ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल होते हैं, जैसे ब्रॉडलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और क्लस्टर सी के डिसऑर्डर्स लोगों को बहुत एंसियस और फेयरफुल बना देते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन सब का अलग तरीका होता है जिससे हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबका इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 3 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। एंड आगे इन ग्रुप के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे पहला ग्रुप क्लस्टर ए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को अपने अनयूजुअल थिंकिंग और बिहेवियर के कारण रिलेशनशिप बनाने में और मेंटेन करने में मुश्किल होती है। क्लस्टर ए फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान को दूसरों पर ज़्यादा शक होता है और उन्हें लगता है कि सब लोग उनके खिलाफ हैं। जो लोग पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं वो अक्सर ऐसा ही सोचते हैं और बिहेव भी करते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों पर बिना वजह भरोसा नहीं करते। इस वजह से उनके फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर के साथ रिश्तों पर बहुत असर पड़ता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में से एक है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये डिसऑर्डर लगभग 4.41% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, यानी लगभग 308 मिलियन लोग। ये डिसऑर्डर 19th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया गया था। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की पहचान दूसरों पर भरोसा ना करना और उनके मोटिव को गलत समझना होता है। इसमें लोगों को लगता है कि दूसरे लोग उनको नुकसान पहुंचाना या उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग अपने आप को बचाने और दूसरों से दूर रखने में बहुत एफर्ट्स डालते हैं। अक्सर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में पैथोलॉजिकल जेलसी होती है और एक क्लोज रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहते या बना नहीं पाते। अब आता है क्लस्टर ए का दूसरा डिसऑर्डर, जो है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता और अकेले रहने का मन करता है। इमोशनल कोल्डनेस होती है और एम्पैथी की कमी होती है। इसमें इंसान को सोशल इंटरेक्शन से दूर रहने का मन करता है। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में बहुत कम इंटरेस्ट और एफर्ट्स डालता है। ऐसे लोगों के लिए इमोशनल को पूरी तरह एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो आपको ऐसे देखा जा सकता है जैसे आप अपने आप में ही रहते हैं या दूसरों को पसंद नहीं करते।
आप क्लोज फ्रेंडशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते या इन्हें बनाने में अनेबल हैं क्योंकि आप इमोशन नहीं दिखाते। लोगों को लग सकता है कि आपको दूसरों या आसपास जो हो रहा है उसकी परवाह ही नहीं है। अलग अलग स्टडीज डिफरेंट नंबर दिखाती हैं। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि 100 में से लगभग 1 को ये डिसऑर्डर हो सकता है और कुछ कहते हैं कि 100 में से करीब 5 लोगों को ये हो सकता है। नंबर पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कम लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इस डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड फीचर में स्टिल्टेड स्पीच और लोग सोशल इंटरेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। अब आता है क्लस्टर ए का तीसरा डिसऑर्डर जो है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के लोगों में हमेशा से सोशल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। इस वजह से इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग सोशल आइसोलेशन पसंद करते हैं जैसे स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले करते हैं, लेकिन स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन भी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कि उन्हें सोचने और देखने में कुछ अजीब लगता है। ये डिसऑर्डर ऑड बिलीफ या मैजिकल थिंकिंग, सस्पिशियसनेस और सोशल एंजाइटी के साथ होता है। जैसे उनको लगता है कि वो लाइट के फ्लैशेस देख रहे हैं या कोई उनका नाम बुला रहा है। शायद उनको शैडो दिखाई देती है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज भी कर लेते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम सीवियर एंजाइटी और सोशल सिचुएशन से दूर रहने की टेंडेंसी बढ़ाती है क्योंकि ये लोग अजीब बिलीव रखते हैं और सोशल क्यूज को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ये डिसऑर्डर अक्सर अर्ली अडल्टहुड में डायग्नोस होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स चाइल्डहुड या टीन ईयर्स में भी दिख सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, लेकिन मेडिसिन और थेरेपी से सिस्टम बेटर किए जा सकते हैं। अब आता है ग्रुप 2 जो है क्लस्टर बी, जो कि डील करता है ड्रामेटिक और इमोशनल बिहेवियर वाले डिसऑर्डर के साथ। क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग इंटेंस इमोशनल स्ट्रगल से डील करते हैं और इन्हें हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में मुश्किल आती है। ये आगे 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जिसमें पहला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति दूसरों के राइट्स और फीलिंग की परवाह नहीं करता। एम्पैथी की कमी होती है और इम्पल्सिव होते हैं, जो एग्रेसिव और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तक ले जाता है। ये लोग जानबूझकर दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें अपसेट करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट या हार्शली ट्रीट करते हैं। इनमें रिग्रेट नहीं होता। जिन अडल्ट में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उन्हें 15 साल से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखे जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं लोगों और एनिमल्स के खिलाफ एग्रेशन, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना मतलब तोड़फोड़ करना, झूठ बोलना और डिसऑनेस्ट रहना, चोरी करना और रूल्स का सीरियस वायलेशन करना। अब आता है क्लस्टर बी के दूसरे डिसऑर्डर के बारे में जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर अनस्टेबल रिलेशनशिप और इमोशनल डायरेगुलेशन से मार्क होता है। इम्पल्सिविटी और रेकलेस बिहेवियर होता है। अबेंडनमेंट का डर होता है। ये डिसऑर्डर आपके सोचने, फील करने, बिहेव करने और दूसरों को आइडेंटिफाई करने को अफेक्ट करता है और खुद को भी। अगर आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो आपको लग सकता है कि आप एक रोलर कोस्टर पे हैं, ना सिर्फ अनस्टेबल इमोशन और रिलेशनशिप की वजह से बल्कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से भी। आपकी सेल्फ इमेज, गोल्स और इवन लाइक्स डिसलाइक फ्रिक्वेंटली चेंज होते होंगे, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग और अनक्लियर लगता होगा। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इन्हें इंटेंस रिएक्शन ट्रिगर कर सकती हैं और अगर ये अपसेट हो जाएं तो इन्हें काम डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आता है क्लस्टर बी का तीसरा डिसऑर्डर जो है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
इसमें व्यक्ति एक्सेसिवली इमोशनल और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाता है और उसे कांस्टेंट अप्रूवल और वैलिडेशन चाहिए होता है। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और थिएट्रिकल इमोशनल रिएक्शन के पैटर्न से कैरेक्टराइज होता है। ये कंडीशन यूजुअली लाइफ लॉन्ग होती है और ऑनसेट टिपिकली लेट टीनेज या अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट होती है। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग ऑफन नार्सिसिस्टिक, सेल्फ इंडल्जमेंट, ड्रामेटिक, एक्सट्रोवर्ट और एनिमेटेड होते हैं। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को अगर सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं मिलता तो वो अनएप्रिशिएटेड या डिसरिगार्डेड फील करते हैं। अब आता है क्लस्टर बी का चौथा डिसऑर्डर, जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर ग्रैंडियोज सेल्फ इम्पोर्टेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की नीड से मार्क होता है। एम्पैथी की कमी होती है और एरोगेंट बिहेवियर होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग अपने बिहेवियर को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होते हैं, चाहे उनका बिहेवियर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों ना कर रहा हो। ये लोग दूसरों को ब्लेम करने में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो यूनिक या स्पेशल हैं और सिर्फ दूसरे स्पेशल लोग ही उन्हें समझ सकते हैं। वो एवरेज या ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ हाई स्टेटस लोग, जगह और चीज़ें ही पसंद आती हैं। इन लोगों को लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी वैसे ही रिकॉग्निशन मिले, चाहे उन्होंने कुछ अचीव किया हो या नहीं। ये लोग अपने अचीवमेंट और टैलेंट को ओवरस्टेट करते हैं या झूठ बोलते हैं। जब वो अपने काम या रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन और ग्रेटनेस के बारे में ही बोलते हैं। वो खुद को स्टार समझते हैं और बाकी सबको साइड रोल में देखना पसंद करते हैं। अब आता है ग्रुप 3, जो है क्लस्टर सी। ये ग्रुप डील करता है एंशियस और फियरफुल बिहेवियर वाले डिसऑर्डर्स के साथ। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग एंजाइटी, फियर और अपने रिलेशनशिप में कंट्रोल की ज़रूरत से स्ट्रगल करते हैं। क्लस्टर सी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला डिसऑर्डर आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर सोशल अवॉइडेंस और रिजेक्शन के डर से मार्क होता है। फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी और लो सेल्फ स्टीम होता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो क्रॉनिक फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी और एक्सट्रीम सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म से इन्वॉल्व होती है। अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना तो चाहते हैं, पर इंटेंस फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं। ये डिसऑर्डर एंजाइटी और फियर से इन्वॉल्व होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लास्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कल्चरल नॉर्म से आउट ऑफ टच होते हैं और चाइल्डहुड या टीन एज में डेवलप होते हैं। ये उनके आसपास के लोग डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। अब आता है क्लस्टर सी का दूसरा डिसऑर्डर, जो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों पे डिसीजन लेने के लिए ओवर डिपेंडेंट होते हैं। वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें कांस्टेंट अप्रूवल की ज़रूरत होती है दूसरे लोगों से। इस वजह से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग दूसरों की नीड और ओपिनियन को अपनी नीड और ओपिनियन के ऊपर रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं होता। ये बिहेवियर एक्सप्लेन करता है क्यों डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग पैसिव और क्लिंजी बिहेव करते हैं या दिखाते हैं। ये लोग सेपरेशन से डरते हैं और अकेला रहना पसंद नहीं करते। जब अकेले होते हैं तो आइसोलेशन और लोनलीनेस फील करते हैं। जनरली डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग पेसिमिस्टिक होते हैं। वो सिचुएशन को वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं या बिलीव करते हैं कि वर्स्ट ही होगा। वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और रिजेक्शन से डरते हैं। अब आता है क्लस्टर सी का तीसरा डिसऑर्डर, जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें इंसान परफेक्शन में बिलीव करता है
और अपने काम को करने के तरीकों में रिजिड होता है। कंट्रोल और ऑर्डर लाइन की नीड होती है और डिटेल्स और रूल पर प्रीऑक्यूपेशन होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग स्मॉल डिटेल पे फिक्सेट करते हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। उनका प्रीऑक्यूपेशन इतना सीवियर होता है कि उनके फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग पर असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जो स्मॉल डिटेल्स पे इतना फोकस करता है कि अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता। या इमेजिन कीजिए कोई ऐसा जिसका मोरल कोड इतना इनफ्लेक्सिबल होता है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी वाले लोग रिजिड बिलीफ और स्पेसिफिक वेज ऑफ डूइंग डिफरेंट टास्क रखते हैं। वो किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ नहीं करते और दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग यूजुअली अपने बिहेवियर और वे ऑफ थिंकिंग उनको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। ये डिसऑर्डर यूजुअली लेट टीन या अर्ली 20s में शुरू होते हैं। ये उन अडल्ट में ज़्यादा कॉमन होता है जिन्होंने हाई स्कूल या ग्रेजुएशन लेवल अचीव किया होता है। ग्लोबली 2019 के एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में पाया कि लगभग 3.8% लोग क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जीते हैं और क्लस्टर B के साथ 2.8% और क्लस्टर C के साथ 5% लोग। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या हमारे एंशिएंट कल्चर एंड लिटरेचर में डिसऑर्डर के बारे में कुछ मेंशन या उनका कोई सिमिलर डिस्क्रिप्शन है? क्या आज के ज़माने में ही डिसऑर्डर इवॉल्व हुए हैं या पुराने युग में भी ऐसा कुछ था?